बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो आज क्लास नंबर 16 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो है वो हमारा टॉपिक नया नहीं है, पुराना ही है। उसका हम लोग रिकैप और प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड टॉपिक इन पाइथन। और ये टॉपिक है फंक्शंस का। फंक्शंस हमने पढ़े थे पिछली गुज़िश्ता मेरे ख़्याल से 3-4 क्लासेस पहले पढ़े थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी कोड के अंदर। तो हमने क्लासेस में पढ़ा था कि सबसे पहले कि फ़ंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन हमने ये बताया था कि फ़ंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, यानी वो ब्लॉक ऑफ कोड विच वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन बाय जस्ट कॉलिंग देम। यानी अगर आपकी फॉर एग्जांपल 100 लाइन ऑफ कोड का एक फंक्शन है, तो आपको अगर वो कॉल करना है दोबारा से प्रोग्राम के अंदर, तो आप वो 100 लाइन ऑफ कोड दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा सॉरी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कोड एक किसी भी फंक्शन के अंदर स्टोर कर देते हैं। और उस फंक्शन को जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करेंगे, वो सेम फंक्शन जो 100 लाइन ऑफ कोड है, वो आप सिंगल लाइन या सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उस तमाम को कॉल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है कोड रीयूज़, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोड को बार बार आप रीयूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सम का एक फंक्शन है कि वो 10 वैल्यूज़ को यूज़र से लेता है इनपुट, और उन तीनों का सम करके प्रिंट करता है। अब 10 यूज़र से इनपुट लेगा तो 10 वैल्यूज़ ये हो जाएंगी, और आगे पाइथन का कोड लगाएंगे तो आपका ये 15 to 20 लाइन ऑफ कोड है सम का। अगर यूज़र कहे कि आप हमसे बारी बारी 100 बंदों से यही काम करें कि 100 बंदों से आप डाटा कलेक्ट करें और उस सारों का सम करें, यानी 3-3 का पेयर बना के, तो दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। बिकॉज आप 3-3 का पेयर बनाएंगे, उन तीनों से अलग अलग सम निकालेंगे, आपको वही फॉर एग्जांपल 20 लाइन ऑफ कोड आपको 50 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए फंक्शन, अगर आप उसी 20 लाइन के कोड को आप एक किसी फंक्शन के अंदर, जो कि सम का फंक्शन है फॉर एग्जांपल, आप उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं, तो जब भी आप उस सिंगल सम का फंक्शन कॉल करेंगे, वो 20 लाइन ऑफ कोड ही रन होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस, यानी जो मैनेज हो सकते हों, जो कॉम्प्लेक्स ना हो, उसमें ब्रेक डाउन कर देता है। और ये उन रिजल्ट्स को भी रिटर्न कर जो हमें नीड होते हैं। हम लोग फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहली रीज़न ये है कि हम लोग रेपिटिशन नहीं करना चाहते, बार बार कोड को वही कोड लिखना नहीं चाहते। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करता है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होता है, वही कोड जो आपने पहले लिखा उसको बार बार रिपीट करना, उसे बार बार लिखना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंडली कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेस, यानी आपके पास जगह, आपके पास एक प्रोग्राम है, वो अराउंड 1000 लाइन का कोड है, उसके अंदर आपकी 100 लाइन जो हैं वो 3 दफ़ा रिपीट हुई हैं, तो दैट विल कॉज, अब उस सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स है। अभी अगर वही आप 100 लाइन ऑफ कोड आप एक दफ़ा लिखें और उसे 3 दफ़ा उसको कॉल कर लें एक एक वर्ड के अंदर, तो वही काम जो उसने 1000 लाइन्स में किया था, वही काम वो 600 लाइन्स में करेगा, सेम काम, बल्कि कम टाइम और कम कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये फंक्शन है कोड का। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी और मेकिंग डीबगिंग ईजियर। डीबगिंग होती है लॉजिकल बग्स को निकालना, यानी बग, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किया है 7+2 आंसर 9 आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर 7 आ रहा है, तो ये लॉजिकल बग है, एरर नहीं है। एरर यानी कि इन सेंस के ये सिंटेक्स एरर नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक है जो आंसर तो दे रही है लेकिन रिक्वायर्ड आंसर नहीं दे रही, उसे कहते हैं हम लोग डीबगिंग। इसके लिए हम लोग एजर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एजर्ट फंक्शन डीबगिंग किस तरह की जाती है पाइथन कोड्स के अंदर, उसके भी 4 मेथड्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो जो डीबगिंग होती है, यानी बग्स को निकालना, अगर कोड कॉम्प्लेक्स होगा, 100 लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए होंगे, तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स टू फाइंड द मेन प्रॉब्लम, फाइंड द बग्स, फाइंड द एरर्स इन द कोड। सो इसलिए जितना कोड आपका स्मॉलर होगा, लेंथी नहीं होगा,
सिंपल होगा उतना ज़्यादा आसान है। और ये किस तरह होता है? ये होता है जब आप फंक्शंस की हेल्प लेते हैं किसी भी रेपिटेटिव लाइन ऑफ कोड्स को प्रेजेंट करने के लिए। ये आपकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है और आपका डीबगिंग प्रॉब्लम्स एरर्स को निकालने में हेल्प करता है, और एरर्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं बहुत। अब इसका सिंटैक्स का, अच्छा सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा लूँ कि फंक्शन भी दो तरह के होते थे। एक था बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन सकता है? बिल्ट इन यानी जो बना हुआ हो, यूज़र डिफाइंड जो यूज़र डिफाइन करे। बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड होते हैं, हम उनको डिफाइन नहीं करते, वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट का फंक्शन क्या करता है? प्रिंट करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चन को वगैरह। इनपुट का फंक्शन इनपुट लेता है, प्रिंट का फंक्शन आउटपुट देता है, इफ़ का फंक्शन कंडीशन लगाता है। तो ये सारे हमने डिफाइन नहीं किए, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब प्रिंट के एक वर्ड के पीछे देयर वुड बी 100 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, लेकिन उन 100 लाइन ऑफ कोड को हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 लाइन ऑफ कोड की जगह हम लोग एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करके अपने कोड को सिंपलर बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, स्पेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें अपने तौर पर उनको कस्टमाइज़ करना होता है। तो या तो हम लोग उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग अपने से यूज़र खुद डिफाइन कर सकता है नए फंक्शंस कि फॉर एग्जांपल मैं अगर करना चाहता हूँ दो चीज़ों का सम, तो मैं कहता हूँ कि जी इन दो चीज़ों के सम के लिए मुझे एक फ़ंक्शन बनाना है, तो मैं उसको फंक्शन बना सकता हूँ, खुद बना सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते होते हैं डेफ मीन्स डिफाइन करना है आपने कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। डेफ मीन्स कीवर्ड्स टू डिफाइन अ फंक्शन। डेफ आपको हमेशा लगाना पड़ता है। आगे आपने करना होता है फंक्शन का नेम आपको भी। अब फंक्शन की नेम की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, इसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, और कोई लॉजिकल नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी 3 चीज़ों का सम कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सम ऑफ 3 वेरिएबल्स। अगर मैंने 2 चीज़ों का सम करना है तो मैं लिखूंगा सम ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट में इसके अंदर आते हैं पैरामीटर्स। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज़ का सम करना है, मैं एक्स कॉमा वाई कर लूँगा या ए कॉमा बी, एनी वेरिएबल, लेकिन मैं पैरामीटर्स को इस तरह डिफाइन करूँगा, इनपुट वैल्यूज जो हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख लूँगा ना 1, और अगर यूज़र ने 2,3 एंटर किया तो दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़, अगर 2 पैरामीटर 2 डिफाइन किए हैं तो 2 ही चाहिए होंगे, इसलिए पैरामीटर्स हमें सोच समझ के डिफाइन करने होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर 2 वेरिएबल्स का हम लोग सम लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ सम लिखा, यहाँ पे हमने एक्स कॉमा वाई कर लिया, तो सिर्फ ये 2 वेरिएबल ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग करें डिफाइन सम, डिफाइन करो जी एक्स कॉमा वाई का, और टैब करेंगे। अच्छा पहले ये बता दें कि इसके बाद जो आपने कोड लिखना है वो इंडेंट करके लिखना है। इंडेंट करने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके बाहर लिखूंगा ना, डिफाइन मैंने किया, आगे मैंने कॉलन लगाना था, सॉरी माय बैड, अब ये खुद इंडेंट हो चुका है। अब मैं जो भी लिखूंगा ना, फॉर एग्जांपल अगर ये है तो करो जी सम के अंदर स्टोर करो सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और फिर हम लोग करेंगे जी रिटर्न सम। अब मैं इसके बाहर लिखूंगा, बाहर फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा कि प्रिंट सम। तो सम तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये लास्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं, वो जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल था। फंक्शन सम एट दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या किया हमने, ये हमने डिफाइन किया, प्रिंट हमने किया कि सम को प्रिंट करो। सम तो कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बाहर वेरिएबल नहीं है, ये लोकल वेरिएबल नहीं, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, सॉरी माय बैड, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल है, यानी ये इसके अंदर डिफाइंड है और इसके अंदर वैल्यूज़ भी नहीं है। अब अगर हम लोग करें जी कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो आप सम ऑफ क्या, सम ऑफ 2,3, और इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये 5 करें, यानी ये सम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 का भी कर लें
तो क्या ये सम करेगा? नहीं, ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? टाइप एरर। आपने यहाँ पे 3 लिखी हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे जो डिफाइंड जो फंक्शन था वो 2 का था। अगर हम लोग यहाँ पर करें सम ऑफ 2 और फिर हम लोग यहाँ पे कर लें सम ऑफ 2, अब हमें पता लग गया है, अब हमें पता लगे कि ये सम का ये जो हमने यूजर जो डिफाइन किया था फंक्शन, ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स के सम के इक्वल। अगर हम लोग यहाँ पे ही हम लोग कर लें कि जी डिफाइन सम ऑफ 3 और फिर हम लोग अंदर पैरामीटर्स दे दें x, y, z और फिर हम लोग यहाँ पे सॉरी इंडेंट करना होता है और हम लोग कर लें जी कि सम इक्वल्स x plus y plus z and return sum, return sum। और अब अगर हम लोग इसको फॉर एग्जांपल इसे हम लोग थोड़ा आगे करके अब यहाँ पे दोबारा प्रिंट सम ऑफ 3 आ चुका है। ये सम ऑफ 3 के बाद हम लोगों ने पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ दे देनी। हम लोग करते हैं जी 2, 9, 1। अब अगर हम लोग देखें तो ये 5 भी देगा और 12 भी देगा। 5 जो 2 का पैरामीटर किया और यहाँ पे जो हमने 3। अब यहाँ पे अगर 3 के पैरामीटर के अंदर हम लोग अगर 2 पैरामीटर देंगे तो वो फिर से एरर देगा। 5 यहाँ तक उसने, यहाँ तक जब वो रन करता गया उसने कोई एरर नहीं देगा, यहाँ तक उसने रन किया, लेकिन आगे उसने यहाँ पे एरर देख लिया। और एरर क्या था? सेम टाइप एरर। आपने जब सम ऑफ 3 किया तो आपने 3 पैरामीटर लेने को कहा, फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर डाटा इनपुट करना था। यहाँ पे आपने कितने पैरामीटर्स दिए? 2 पैरामीटर्स दिए। जब तक यहाँ पे 3 पैरामीटर्स नहीं हो जाएंगे इट विल नॉट रन, इट विल गिव एन एरर। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर्स आर वेरिएबल इन फंक्शन definition that receive data and arguments are the actual values passed when the calling the function। अब जो वैल्यूज़ पास होंगी इसके अंदर ये वैल्यूज जो पास होती हैं इनको कहते हैं आप आर्ग्यूमेंट, इनको कहते हैं आप आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो पैरामीटर्स की जगह हम लोग पुट करते हैं, जो रियल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं हम लोग ग्रीट को, कि ग्रीट करो आप जब भी कोई वैल्यू आपको गिव करे, ठीक है। और आपने फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था और प्रिंट आपने करना है, फिर प्रिंट करना है आपने कि हेलो हेलो, जो भी आपका आगे नेम होगा तो नेम के लिए हमने आप देखा था कि यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी वेरिएबल होता है फिर आपको पुट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने x लिया था तो हम लोग x ही करेंगे। फिर हम लोग बाहर जाएंगे और हम लोग करेंगे नेम ग्रीट अब्दुल्ला। तो क्या ये करेगा? आई थिंक इट विल गिव एन एरर बिकॉज यहाँ पे हमने ग्रीट के अब्दुल्ला इज़ अ स्ट्रिंग एंड वी डिडंट पुट कॉमास। नाउ इट विल गिव हेलो अब्दुल्ला। ओके, तो ये इस तरह होता है जब आप, अब यहाँ पे जो अब्दुल्ला है दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे x था विच वॉज अ पैरामीटर। अब उस x की जगह हमने एक वेरिएबल पुट कर लिया। वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो भी पुट करना है दैट इज़ नोन एज आर्ग्यूमेंट, यानी जो उस प्लेस होल्डर है जो उस जगह का। अब हम लोग देखते हैं रिटर्न वेरिएबल क्या करता है। तो रिटर्न जो है वो वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे हम लोग रिटर्न लगाएं या ना लगाएं, अगर हम लोग करें ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमने रिटर्न यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने उसे रिटर्न, हमने कहा कि सम वापस भेजो, सम प्रिंट नहीं करना। तो ये रिटर्न
आप कभी कभार यूज़ करते हैं, कभी कभार आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमने इसे यूज़ करना पड़ा था कि वैल्यूज़ को रिटर्न करो ये, क्योंकि अगर रिटर्न ना करते, क्योंकि हमने दो डिफाइन किए थे, दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ थी। अब देखो यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे सम है और यहाँ पे सम है, वो सेम है। तो एक वेरिएबल के अंदर दो चीज़ें किस तरह डिफाइन हो सकती हैं? यही हमने लास्ट के अंदर पढ़ा था कि ये दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे भी सम हम लोग अलग, यहाँ का सम अलग है, यहाँ का सम अलग है। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये वाला सम रन होगा, और अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये वाला सम प्रिंट होगा। तो ये लोकल और ग्लोबल वैल्यू। अगर यहाँ पे हम लोग बाहर, अगर इसके बाहर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इन दोनों के बाहर अगर हम लोग ग्लोबल में सम को दो वैल्यूज़ देते हैं, सम इक्वल्स टू 5 और सम इक्वल्स टू 4, तो फिर ये या एरर देगा या सिर्फ 4 देगा। प्रिंट सम, हाँ यहाँ पे हमने किया नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग करें, अगर हम लोग करें जी प्रिंट सम, तो ये क्या देगा? ये देगा 4 देगा। क्यों देगा 4? अच्छा, ये जो 5 है ना, मैं इसकी वैल्यू एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअल में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये वाला सम की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 10 ले लेते हैं, अभी भी ये 4 ही देगा। तो ये क्यों दिया इसने 10 भी तो एक सम था, वो क्यों नहीं दिया? तो ये सम, जब आपके ये दोनों सम आपकी जो पीछे वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, पहले आपने सम के अंदर 10 स्टोर करवाया, फिर जब आपने उसके अंदर 4 स्टोर करवाया, तो जो पिछला 10 था वो उस कंटेनर से, सम फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि सम एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने 10 स्टोर करवा दिया। आपके पास कोई नई चीज़ है कि आपने उस कंटेनर में से वो 10 को बाहर निकाल दिया और 4 स्टोर करवा दिया, तो वो 10 अब उस सम के अंदर 10 स्टोर नहीं है, उस कंटेनर में अब नई चीज़ स्टोर हो चुकी है, दैट इज़ 4। और यहाँ पे अगर हम लोग 45 कर लें और फिर देखें, तो यहाँ पे अब 45 आ जाए, क्योंकि नई चीज़ अब 45 स्टोर हो चुके हैं। तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का भी केस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं फंक्शन की, जो मेन इस लेक्चर का मकसद था वो था रियल वर्ल्ड एग्जांपल। यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जांपल्स ली हैं, लेकिन आप चाहें तो आप चैट जीपीटी से मल्टीपल एग्जांपल्स क्वेश्चन की फॉर्म में ले सकते हैं, और फिर अपना आंसर उसको प्रिंट करें और देखें कि वो आपका आंसर ठीक है कि नहीं। दैट कैन बी अ वेरी हैंड ऑन प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में सबसे पहला है कैलकुलेटर का फंक्शन। अब इसके अंदर आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने जो लिया है हमने, वो है एडिशन का ऑपरेशन, कि अगर ऐड लिखा हुआ आए तो ये करो, और अगर इक्वल लिखा, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है तो फिर माइनस करना है। और यहीं पे हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है ना, इसके हिसाब से अगर हम लोग ऐड लगा दें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसे लिखें जी ये, और हम लोग आगे अब डिफाइन, अब कैलकुलेट करना है इसने। अच्छा, ऑपरेशन हम लोग फॉर एग्जांपल ऑपरेशन लिख लेते हैं जी, ऐड करो 2+2,3। अब ये करेगा ऐड कि नहीं? ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने उससे किया था रिटर्न। जब रिटर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है प्रिंट करना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे आपने सिर्फ लिखा वेट अ सेकेंड, इफ ऑपरेशन, ओह सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है कि हमने ऐड 2,3 करना था। वेट, calculate add, some mistakes are very common. Wait a second, 1 2 this one is for print, this one is for that, this one is for that. What is the name? Add is not defined. Add operation equal add then return x plus y. Okay, सो कैलकुलेट लिखना था हमने, डिफाइन कैलकुलेट किया था इसने, कैलकुलेट लिखा हमने। ओके, देन वी यूज्ड ऐड, इट इज़ नॉट डिफाइन। व्हाई इज दैट? आई थिंक विल सी फॉर सब्ट्रैक्ट
subtract is not defined. Wait, do we have to put it in the commas? It is taken as a string, so if we do here, we remove the commas, so okay. I think this is not a good function. We can write it. Okay, we have to do like इस या हमने इसको एज अ स्ट्रिंग लिया तो यहाँ भी हमें एज अ स्ट्रिंग ही पुट करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से हमें ये करना चाहिए था कि यहाँ पे ना हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग फंक्शंस यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन खैर. नेक्स्ट इज़ इवन एंड ऑड. वी हैव टू डिफाइन इवन नंबर एंड ऑड नंबर. इफ़ हमने ये पढ़ा था कि ये मॉडल्स का साइन है, ये हमें प्रोवाइड करता है रिमाइंडर, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कॉलन आना चाहिए, कॉलन, ताकि यहाँ से इंडेंट हो सके. बस बाकी आप लोगों ने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है. आई होप आपको समझ आया होगा. अब ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं कि रिटर्न फंक्शन भूल जाते हैं या इंडेंटेशन सही नहीं की जाती. जैसे हमने भी अभी प्रॉब्लम कर लिया था एक कि हमने, और ये एरर बहुत ही कॉमन है, इसीलिए लिखा हुआ है कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो हमसे मेरे से भी हो गई थी अभी, कि जो हमने यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रिंग लिया था, यहाँ पे हम इसको एज अ स्ट्रिंग के बजाय हम लोग इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे थे. सो ये गलत हो सकता है. ये रॉन्ग नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पैरामीटर्स हमारे पास 3 डिफाइंड हैं तो हमें उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो भी 3 करनी पड़ेंगी, और अगर पैरामीटर्स हमारे पास 2 डिफाइंड है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स भी 2 होने चाहिए. अगर 2 के बजाय 3 करेंगे तो दैट विल गिव एन एरर. अब ये प्रैक्टिस है, 3 और हैं, और ये आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप आपको समझ आई होगी. सो अल्लाह हाफिज़, टू द नेक्स्ट क्लास.